सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा ऐतिहासिक चरित्र जिस पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है। उन्हीं पर आने वाली है एक मूवी जिसका ट्रेलर विगत दिनों में आया हुआ है। उसी ट्रेलर में सबसे पहला एक डायलॉग आता है। डायलॉग क्या है? डायलॉग है कि पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया जाता है। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के राज्य सिंहासन पर, अरे कम से कम कुछ तो विशेषण आगे लगा देते। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहते थे, सम्राट नहीं कह सकते थे तो महाराज पृथ्वीराज चौहान कह सकते थे। बहुत सारे विशेषण थे पृथ्वीराज चौहान के पास, लेकिन कोई भी विशेषण यहाँ पर नहीं लगाया जाता। पृथ्वीराज चौहान तो हम ऐसे नाम ले रहे हैं जैसे वो हमारी चाचा मौसी के लड़के हों। नहीं है भाई, वो सम्राट हैं जो हमारे लिए जूझ गए, इस धरती की रक्षा के लिए जूझ गए। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है। हम शिवाजी महाराज का नाम केवल शिवाजी महाराज नहीं लेते, हम छत्रपति शिवाजी महाराज लेते हैं। यही तो हमारा अपने पूर्वजों के प्रति ग्रेटिट्यूड है कि वो धर्म को बचा गए। आज इस सभ्यता संस्कृति ये अगर जीवित है तो हमारे पूर्वजों की वजह से है। लेकिन हम उन्हें ऐसे अगर नाम लेंगे तो फिर कैसे सम्मान होगा? आप कहोगे महाराज चलो ठीक है, वो डायलॉग छोटी सी बात थी, छोटा सा ट्रेलर था तो जल्दी में नहीं लिया, नहीं उपाधि लगाई। किंतु उसी ट्रेलर में आगे जाकर अब आप देखोगे तो मोहम्मद गौहरी को सुल्तान मोहम्मद गौहरी कहा जा रहा है। मोहम्मद गौहरी को सुल्तान कहा जा रहा है, एक लुटेरों को सुल्तान कहा। इतनी इज्जत भाई, इसमें आपका बजट नहीं जा रहा। एक लुटेरे को आप सुल्तान कह रहे हैं। और इसमें अक्षय कुमार जो पृथ्वीराज चौहान बने हुए हैं, उनसे भी एक डायलॉग इसी ट्रेलर में आपको देखने को प्राप्त होगा। सुल्तान को बड़ा तुम कह के बात कर रहे हैं, बड़ी इज्जत से बात कर रहे हैं मोहम्मद गौहरी के लिए, एक लुटेरे के लिए। तो ये इस फिल्म में मैंने देखा, इस ट्रेलर में देखा तो बड़ा ही मुझे आश्चर्य हुआ। ये लुटेरा था। ये 15 साल पहले भी आया था तराइन के युद्ध से। 1177 में चालुक्य रानी नायकी देवी ने बड़े ही बुरी तरीके से इसे परास्त करके अपने जूते सर पर लेकर भागा था। पृथ्वीराज चौहान इसको तराइन से 10 साल पहले इसको परास्त कर चुके हैं। 1182 में सिंधु सतलज का युद्ध हुआ, तब ये गजनी से कर भिजवाता था पृथ्वीराज चौहान को, अजमेर में कर भिजवाता था। 10 साल में पृथ्वीराज चौहान को और मोहम्मद गौहरी के करीब 21 से 23 युद्ध हुए हैं। अलग अलग सोर्सेस अलग अलग संख्या बताते हैं, लेकिन हमीर महाकाव्य 7 बड़े युद्ध का वर्णन करता है। 7 बड़े युद्ध हुए जिसमें अंत में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 7 बार इस दुष्ट को क्षमा किया पृथ्वीराज चौहान ने, लेकिन उसको कितना ग्लोरीफाई करके दिखाते हैं। आप देखो ट्रेलर में कितना ग्लोरीफाई कर रखा है। मोहम्मद गौहरी को दिल्ली का नाम ऐसे लेता है कि बस अब जाएगा दिल्ली को और भारत को विजय करके बस अभी लौट के आ रहा। नहीं ऐसा हुआ भाई, 15-20 साल लग गई मोहम्मद गौहरी को। बार बार ये भारत पर अटैक करता था, आक्रमण करता था बार बार यहाँ पर। लेकिन जब अपने ही कुछ राजाओं ने धोखा दिया तब जाके पृथ्वीराज चौहान यहाँ परास्त होते हैं तराइन के युद्ध में। वो भी सारी मैंने बहुत अच्छी सी वीडियो बना रखी है पृथ्वीराज चौहान सीरीज में, तो आप सभी जाकर सुन सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहली लाइन आती है जो सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसमें भी जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये है कि दिल्ली के राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया जाता है पृथ्वीराज चौहान का। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। इसके जो डायरेक्टर और राइटर हैं वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी, बहुत अच्छे, जिनका सभी सम्मान करते हैं। और उन्हीं की वजह से एक उम्मीद है कि पृथ्वीराज चौहान मूवी खरी उतरेगी हमारी उम्मीदों पर। लेकिन चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उन्होंने 18 साल रिसर्च करी है, वो अच्छे से जानते हैं। क्योंकि कोई भी इतिहासकार जो आज है, कोई भी बड़ा इतिहासकार जिसने पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर थोड़ा बहुत भी शोध किया है, वो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान कभी भी दिल्ली के सिंहासन पर बैठे ही नहीं, कभी दिल्ली अधिपति पृथ्वीराज चौहान नहीं बने। ये ऐसा ही है जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें और नेपाल के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो क्या बनेंगे मोदी जी? भाई भारत को छोड़कर नेपाल के तो नहीं बनेंगे ना प्रधानमंत्री। ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान अजमेर को छोड़कर दिल्ली के क्यों शासक बनेंगे? जबकि अजमेर, वो सपाद लक्ष्य के स्वामी थे पृथ्वीराज चौहान, और उसी विशाल सशक्त शक्तिशाली राज्य सपाद लक्ष्य की राजधानी थी अजमेर। अजमेर यहाँ सैकड़ों गुना शक्तिशाली है दिल्ली से। दिल्ली से शक्तिशाली राजधानी अजमेर को छोड़कर कैसे वे दिल्ली जाकर बस 5% भी नहीं थी दिल्ली अजमेर के सामने, ना भूभाग में, ना शक्ति में, ना धन दौलत में। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ अजमेर को छोड़कर दिल्ली नहीं जाने वाले। ये बस एक काव्य ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें से यहाँ पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस सबको लेते हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो वो रासो नहीं है जो चंद्र बरदाई ने लिखा था। यहाँ पर बहुत सारे भाई आकर कमेंट करेंगे चंद्र बरदाई ने जो लिखा वही तो वास्तव में सत्य होगा। लेकिन भाइयों मेरे, वो अब हमारे पास नहीं बचा जो चंद्र बरदाई ने लिखा था। ये जो आज पृथ्वीराज रासो है, ये पृथ्वीराज चौहान के करीब 400 साल बाद लिखा गया है।
मैंने इस पर पूरी विस्तार से वीडियो बनाई है पृथ्वीराज रासो पे। इसमें बहुत सारी गड़बड़ है, इसमें तो तोप से भी लड़ाई होती है, तोप का भी वर्णन है, लेकिन तोप तो राणा सांगा के समय आता है, बाबर लेकर आता है तोप। हालांकि कृष्णदेव राय के पास भी तोपें थी, लेकिन एक समय वहीं से शुरू होता है। तोप का वर्णन यहाँ कैसे आ सकता रासो? ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत गड़बड़ है पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो को आधारित बनाकर एक फिल्म बनाना, ऐसी फिल्म बनाना जो इतने बड़े बजट की 300 करोड़ जिसमें लगाए जा रहे हैं, भव्य जिसमें सेटअप है, जिसका VFX ले लो, सब चीज ले लो, इतनी बेहतरीन है। और ये मूवी अब सालों साल चलने वाली है। इसी मूवी को देखकर हमारी पीढ़ियां सीखेंगी और एक अपने मन में कंसेप्ट बना लेंगे कि यही पृथ्वीराज चौहान रहे हैं जो अजमेर से दिल्ली गए, दिल्ली के राजा बने और फिर ऐसे करके यहाँ मोहम्मद गौरी से परास्त हो गए, मोहम्मद गौरी जी ने कैद करके ले गया। तो ये इतिहास किंवदंतियों पर है, मान्यताओं पर है। वही इतिहास अब इस मूवी में दिखने जा रहा है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान के नाना अनंगपाल तोमर पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की राजगद्दी देते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के समय अनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक थे ही नहीं, वे करीब उनसे 80 साल पहले थे। पृथ्वीराज चौहान के समय जो उनके नाना थे पृथ्वीराज चौहान के, और वो भी खास नाना नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान की जो माता श्री थी वो कलचुरी वंश से थी, चेदी देश की राजकुमारी थी। पृथ्वीराज चौहान के असली नाना नहीं थे, बल्कि पृथ्वीराज चौहान की एक और सौतेली माता थी और वो दिल्ली की ही राजकुमारी थी। और पृथ्वीराज चौहान के जो ताऊश्री थे विग्रहराज चौहान, उनका विवाह वास्तव में दिल्ली से हुआ। तो ऐसे करके ये दिल्ली के दोहित्र थे। तब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के जो नाना थे वो थे मदन पाल तोमर। उनकी मृत्यु 1166 में हो जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जो दिल्ली पर शासक रहे हैं ज्यादातर समय, वो रहे हैं पृथ्वीपाल, जिनको पृथ्वीराज तोमर भी कहा जाता है। तो पृथ्वीराज तोमर 1190 तक दिल्ली पर शासन संभालते हैं। उन्हीं के पुत्र थे गोविंद राय तोमर, जो पृथ्वीराज चौहान के प्रमुख सामंत थे। सबसे प्रमुख सामंत यहाँ पर गोविंद राय तोमर, जो दिल्ली के बाद में फिर शासक भी बनते हैं। जब पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से युद्ध हो रहा था, तब गोविंद राय तोमर दिल्ली की सेना लेकर यहाँ पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने के लिए जाते हैं मोहम्मद गौरी से। लेकिन वो सभी इतिहास बिल्कुल अब समेट दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, क्योंकि अब दिल्ली के राजा बन गए पृथ्वीराज चौहान, तो अब क्या ही बात रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविक इतिहास सामने आना चाहिए था इस मूवी के जरिए, वो अब नहीं आने वाला। इसके लिए आप एक बुक समरी सुन सकते हैं, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया, जिसकी लेखिका हैं उपेन सिंह। बहुत ही अद्भुत ये ऑडियो बुक है, जो कि आपको संक्षिप्त और सार रूप में आपके स्वर्णिम इतिहास का ज्ञान देती है। ये आपको प्राप्त होगी कुकू FM पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पर और आपकी ही भाषा में, आपकी रीजनल लैंग्वेज में ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी। 1000+ आवर्स का कंटेंट, और जिसकी रेटिंग 4.5 से भी ज्यादा है। नॉन फिक्शन लाइब्रेरी बहुत बड़ी मात्रा में है, और ये सभी आपको ऑडियो बुक मिल सकती हैं साल का केवल 399 देकर। लेकिन अगर आप 399 नहीं देना चाहते तो 23 मई से 31 मई तक सेल चल रही है, जहां पर आपको देने होंगे 399 की जगह 199। वाउचर कोड यूज करना पड़ेगा इसमें SUNO50। तो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर जाकर साइन इन करें और अपनी नॉलेज को इनहेंस करें। और दिल्ली पर भी अधिकार पृथ्वीराज चौहान का पूरा नहीं था, क्योंकि अजमेर के सिक्के, सबादलक्ष के सिक्के और दिल्ली के सिक्के दोनों अलग अलग रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान के समय में भी अलग रहे हैं। अगर दिल्ली पूरी तरीके से विलय हो जाती तो सिक्के एक ही चलते। तो कोई भी ऐसा शिलालेख, ऐसा कोई ताम्रपत्र, कोई ऐसा भोजपत्र नहीं मिलता जो पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली अधिपति घोषित करता हो। बस एक मान्यता के जरिए पृथ्वीराज चौहान को यहाँ दिल्ली लाकर बिठा दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, जो मुस्लिम लेखक आए, मुस्लिम इतिहासकार आए मोहम्मद गौरी के साथ, वो भी यहाँ पर दिल्ली के शासक के रूप में गोविंद राय को ही वर्णन करते हैं कि गोविंद राय तोमर ही यहाँ पर दिल्ली की सेना को लेकर मोहम्मद गौरी से लड़ने गए हैं। तो ये सभी इतिहासकार एक ही चीज कहते हैं, लेकिन दिल्ली को बार बार बीच में खींचा जाता है। दिल्ली एक साजिश है। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट बनाना भी एक साजिश है। पृथ्वीराज चौहान के बाद अनेकानेक सम्राट हुए हैं। क्या कृष्णदेव राय सम्राट नहीं थे, जिनके बारे में बाबर कहता है कि सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक है पूरे भारतवर्ष में तो वो केवल कृष्णदेव राय। राणा सांगा का भी नाम नहीं लेता, जबकि राणा सांगा से तो थरथर कांप रही थी सेना बाबर की। कृष्णदेव राय पर तो आक्रमण करने की उसकी औकात नहीं थी कि वो जाकर विजयनगर पर आक्रमण कर सके। तो बाद में फिर मराठा आए, जिन्होंने अटक से कटक तक भगवा लहराया। तो ये कौन थे? लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट इन विधर्मी इतिहासकारों ने इसलिए बताया ताकि आपकी मानसिकता में गुलामी भर सके। आज कहते हैं ना, सभी मुस्लिम जो कहते हैं
क्या कहते हैं वो, यही तो कहते हैं हमने आप पर 800 साल तक राज किया, 800 साल तक, क्योंकि वो लगाते हैं सीधा सीधा मोहम्मद गौरी जब से आया और अब तक 800 साल हो गए, और इस चक्कर में वो 150-200 साल तो इन अंग्रेजों की गिन जाते हैं और ये 50-70 साल आज़ादी की भी गिन लेते हैं। क्या मूर्खता है। 150 तो वो क्यों कहते हैं 800 साल राज किया, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दिल्ली को ही हिंदुस्तान समझ रहे हैं, दिल्ली को ही भारत समझ रहे हैं। लेकिन दिल्ली भारत नहीं है, दिल्ली तो मात्र पूरे ऐतिहासिक काल में करीब 100-150 साल के लिए ताकत में आई। मुगलों के समय में भी दिल्ली थोड़ी राजधानी थी उनकी, अकबर के समय तो राजधानी हमें बदलती रही है, लेकिन आगरा थी प्रमुखतः मुगलों की जो राजधानी थी। औरंगजेब आगरा में रहता है, ये शाहजहां, अकबर सब आगरा में ही तो रहते हैं। दिल्ली 100-150 साल के लिए ताकत में आती है जब खिलजी वंश का उस पर शासन आया, कुछ एक और शासन दिल्ली पर होता है। और उसके अलावा तो दिल्ली की औकात क्या ही थी, ये हमारे भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को 2-3 बार जीत लिया था, दिल्ली के बादशाह को कैद कर दिया था लाल किले में, 2 महीने तक कैद रहा था। तो क्या ही औकात थी। आगरा के लाल किले पर 14-15 साल राज रहा है उनके ही पुत्र जवाहर सिंह का, गंगाजल से धुलवाया था। इस ताजमहल में जो आज कोठरियां बंद पड़ी हुई हैं, इन सब में भूसा भरवा रखा था। इस पूरे में ताजमहल में उन्होंने अपनी घुड़साल खुलवा दी थी। तो ये इनकी क्या ही औकात रही है। हाँ, एक समय इनकी बहुत बड़ी औकात रही कि इन्होंने इतने बड़े भूभाग पर राज्य किया, उसको ये कहते थे कि हमने 800 साल राज्य। अगर ये 800 साल राज्य कर लेते ना, तो आज इस भारतवर्ष में हिंदू नहीं बसता, ये सभ्यता नहीं बसती, ये संस्कृति नहीं बसती, लेकिन मानसिकता हमारी गुलामी बन चुकी है। और इस ट्रेलर में राजा जयचंद का किरदार निभाया है आशुतोष राणा ने। अब यहाँ पर क्लियर नहीं किया कि राजा जयचंद को ये देशद्रोही दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से पृथ्वीराज रासो को लेकर चल रहे हैं तो देशद्रोही राजा जयचंद को ये दिखाएंगे ही। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी इतिहासकार यहाँ राजा जयचंद को देशद्रोही नहीं मानता। और मजे की बात तो ये है कि कन्नौज जो राज्य है, वहाँ के जो भी इतिहासकार हैं कन्नौज के, वो तो चैलेंज करते हैं कि कोई भी आकर राजा जयचंद को देशद्रोही साबित कर दे तो हम उसको बड़ा इनाम देंगे। मतलब राजा जयचंद को देशद्रोही साबित नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारे पास कोई भी तथ्य नहीं है जो राजा जयचंद को देशद्रोही कहता हो। लेकिन राजा जयचंद को इस फिल्म के जरिए देशद्रोही दिखाया जाए क्योंकि रासों के हिसाब से चल रहे हैं। और मैं आपको करेक्टर बताऊं, वो इसमें है ही नहीं, इस मूवी में ही नहीं है। मैंने इसकी पूरी कास्ट देखी है ही नहीं, और ना आ सकते हैं क्योंकि रासों के हिसाब से वो है ही नहीं करेक्टर। एक तो पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के छोटे भाई थे, सगे भाई थे हरिराज चौहान, जो कि पृथ्वीराज चौहान की छाया बनकर रहे अंत तक, जिनका इतिहास बड़ा गौरवशाली है। जब पृथ्वीराज चौहान अजमेर की गद्दी संभालते हैं तो अपने भाई हरिराज चौहान को वे हासी भेज देते हैं, वहां का सूबेदार बनाते हैं। हरिराज चौहान अपने भाई पृथ्वीराज चौहान के एक कहते हैं छाया की तरह रहे, अंग संग रहे, अनेक युद्ध लड़े, लेकिन अंतिम युद्ध में वे नहीं जा सके थे। और जब यहाँ मोहम्मद गौरी का अजमेर पर अधिकार हो गया, और मैं यहाँ पर एक और मजे की बात बताऊं कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर दिल्ली नहीं ले गया, सबसे पहले अजमेर लाया है, कैद करके अजमेर लाया है, और इसके 1 महीने बाद वो दिल्ली पर आक्रमण करता। तो आप भी सोचो, अगर दिल्ली के शासक होते पृथ्वीराज चौहान तो पहले दिल्ली पर आक्रमण करता, दिल्ली को जाकर लूटता। अजमेर आने की क्या जरूरत थी? अजमेर आया है, उसके 1 महीने बाद यहाँ दिल्ली में जाकर गोविंद राय तोमर के पुत्र तेजपाल तोमर से युद्ध होता है मोहम्मद गौरी का। तो मैं आपको बात कर रहा था हरिराज चौहान यहाँ पर बाद में फिर आक्रमण करते हैं अजमेर पर, अजमेर पर शासन भी करते हैं। अजमेर को बाद में वे अपने अधिकार में ले लेते हैं, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज चौहान को बिठा दिया था। तो गोविंदराज चौहान को यहाँ परास्त करके, अपने ही भतीजे को परास्त करके हरिराज चौहान फिर गद्दी संभालते, क्योंकि गोविंदराज चौहान यहाँ पर मोहम्मद गौरी की सपोर्ट से बैठे हैं। मतलब इन विधर्मियों का ही अधिकार था एक तरीके से गोविंद राय के जरिए अजमेर पर। तो हरिराज चौहान यहाँ पर सेनापति स्कंद की मदद से, जो कि सेनापति स्कंद का भी नाम नहीं आने वाला इस पूरी मूवी में, सेनापति स्कंद वो व्यक्ति है जो पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन में अंग संग रहे और अनेक युद्ध लड़े। सेनापति स्कंद के बारे में जो लेख मिलते हैं वो तो ये बताते हैं कि मोहम्मद गौरी की सेना को कई बार अकेले परास्त करके आ गए। मतलब पृथ्वीराज चौहान जाते ही नहीं थे अजमेर से, बस सेना लेकर गए सेनापति स्कंद और परास्त करके आ गए। अंतिम युद्ध में, तराइन के अंतिम युद्ध में सेनापति स्कंद जा नहीं पाए थे, वो एक अलग मुहिम पर थे। अगर सेनापति स्कंद अंतिम युद्ध में होते तराइन के तो पृथ्वीराज चौहान कभी नहीं परास्त होते। न सेनापति उदयराज थे, ये तो सामंत भी थे पृथ्वीराज चौहान के।
और हरिराज चौहान अंत में यहाँ पर अधिकार भी कर लेते हैं, लेकिन फिर जब दोबारा से गोविंदराज चौहान मदद लेकर आते हैं तो यहाँ परास्त हो जाते हैं और हरिराज चौहान जलती चिता में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा अद्भुत इतिहास। गोविंदराज चौहान फिर वहाँ अजमेर पर शासन नहीं करते, यहाँ पर रणथंभौर में आकर फिर यहाँ से चौहान वंश की एक अलग शाखा निकलती है। तो ये सभी इतिहास है, लेकिन कुछ और ही यहाँ इस मूवी में दिखाया जाने वाला है। मैं ये कहता हूँ कि आप पूरा इतिहास बदल दो, लेकिन ऐसा इतिहास दिखाओ जो हमारी पीढ़ी को गर्व दे, गिलानी नहीं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि हमारे पूर्वजों ने वास्तव में कुछ किया है, छाती चौड़ी हो। ऐसा मत दिखाओ कि हमारा मन मस्तिष्क गुलामी से भर जाए, ये मत दिखाओ। मैं कहता हूँ पूरा इतिहास झूठा दिखा दो, लेकिन वो इतिहास दिखाओ जो हमारी इन रक्त धमनियों में शौर्य उत्पन्न करे। ऐसा इतिहास नहीं जो हमारे भीतर कायरता पैदा करे। बस यहीं तक। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।